नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं, वो सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि हमारी परीक्षा से संबंधित हैं, जो कि हमारी परीक्षा में आएंगी। इसमें हम केवल महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे जो हमारे लिए पूछे जाने हैं, उन्हीं पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। परीक्षा चाहे आपकी यूपीएससी की हो, चाहे पीएससी की हो, चाहे एसएससी की हो, या कोई भी आपकी परीक्षा हो, सब में योजनाओं से संबंधित 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसमें हम किसी भी योजना को बहुत बारीकी से समझेंगे जितना हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्री में तो इसका काम आता ही आता है। मेंस में कैसे ये आपके लिए लाभदायक रहेगी? जब आप निबंध लिखेंगे तो निबंध में डाटा यहीं से लेंगे। कोई भी निबंध यदि हो, सरकार की योजना से संबंधित है या कोई भी हो, तो उसका डाटा आपको इन्हीं योजनाओं से ही लेना पड़ता है। जब आप मेंस के क्वेश्चन हल करेंगे, मेंस की आंसर प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पर भी आपको ये बहुत मदद करती हैं करंट का डाटा लेने में। हमारा निबंध तभी प्रभावी होता है जब हम उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ते हैं, जब हम उसमें कुछ करंट की चीज़ें जोड़ते हैं, जब हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ते हैं जो कि नई योजनाओं की तरफ इंगित होती हैं, तो हमारा निबंध प्रभावी होता है। अपनी निबंध की सीरीज भी चलाई जा रही है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है वह प्री पास करने का नहीं है, आपका उद्देश्य सिलेक्शन का है। इसके बीच में मेंस और इंटरव्यू आते हैं जिनमें आपको काफ़ी मेहनत और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो योजनाओं को पढ़ते हैं, सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। क्लास में पूरे बने रहिएगा, हम आपको यहीं पर समझा देंगे जो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण योजनाएं होने वाली हैं जो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। सबसे पहली योजना हमारी आती है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसमें हम देखेंगे शुभारंभ कब होता है, कौन शुरुआत करता है, या इससे संबंधित वो सारे फैक्ट जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका शुभारंभ होता है 15 अगस्त 2025 को। यह प्री के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। प्री में ज़्यादातर ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। प्रारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसको शुरुआत किया है। कहाँ से शुरुआत की गई है यह योजना? तो यह लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की गई थी। यानी जब उद्घोषण होता है, जो भाषण वहाँ से हो रहा था, उसी में इस योजना का जिक्र किया गया था और वहीं से इसका प्रारंभ माना जाता है 15 अगस्त 2025 को। इसका उद्देश्य है कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना। प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा सृजन करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। आपसे प्री में यही पूछा जा सकता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, किस क्षेत्र में रोजगार सृजन की इसमें बात की गई है? तो हमारा रहेगा निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर। निवेश की यदि हम बात करते हैं तो इस योजना के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया गया है। लक्ष्य क्या रहेगा? लक्ष्य भी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसका लक्ष्य है 2 वर्षों के भीतर 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियां सृजित करना। यह इसका लक्ष्य है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। कितनी नौकरियां? 3.5 करोड़ नौकरियां सृजित करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। वास्तविकता कुछ भी हो, वही पढ़ेंगे जो फैक्ट में है। युवाओं का लाभ क्या है? निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवानों को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाएगा। कारण क्या है? सरकार कुछ दे रही है। हमेशा ध्यान रखना, वो फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो पहला हो, प्रथम शब्द से आए कि ऐसा प्रथम बार हुआ है, यह सरकार कुछ दे रही है। जो सरकार देती है वो बहुत बार पूछती, बताओ भाई दिया नहीं दिया, तुम बताओ दिया नहीं दिया, एमसीक्यू में बताओ दिया नहीं दिया, निबंध में बताओ दिया कि नहीं दिया। वो सारी चीज़ें आपसे बहुत पूछी जाती हैं। तो भैया 15,000 रुपये मिल रहे हैं, सरकार कैसे नहीं पूछेगी। अब इसमें और कुछ बिंदु हैं महत्वपूर्ण जो आपके लिए हम देखते हैं। देखो, ऐसे ही हंसी मजाक में पढ़ेंगे, पूरा याद करा देंगे। बस चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, जो 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 कर पाना शेयर वगैरह कर देना। फायदा आपका है। निबंध सीरीज आपको मिलेगी फ्री में, मेंस की आंसर प्रैक्टिस आपकी होगी फ्री में। सब है फ्री, कुछ पेड नहीं है। करना क्या है, बस मेहनत करो,
पढ़ाई करो अच्छे से, और कुछ भी समस्या हो आप मुझे बोलो, मैं वो समझाऊंगा। निबंध वगैरह भी नहीं समझ में आता है आप बताना, मैं समझाऊंगा। अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी मिल जाएगी। जितनी योजनाएं हैं हिसाब से तो मिल जाएगी। और देखो एक चीज़ में हमेशा ध्यान रखो, यूपीएससी की नौकरियां हर साल आती हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। हर साल आती हैं। और एसएससी की नौकरी जो है ये भी ज़्यादातर आती ही आती है। सब में गड़बड़ हो सकता है, इसमें नहीं होता है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप में थोड़ा भी मेहनत करने की क्षमता है, देखिए नौकरी मेहनत मांगती है, मेहनत से नौकरी मिलेगी, इसके बाद ज़िंदगी बदल जाती है। तो यदि आप में थोड़ी भी क्षमता है तो आप यूपीएससी ज़रूर पढ़ना। यूपीएससी में क्या होता है मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो क्या है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, 3 क्षेत्र आपके इसमें हो गए। प्री को बहुत अच्छे से पढ़ लो, मेंस तैयार हो गया। और मेंस को थोड़ा डीपली पढ़ के और आसपास की चीज़ें याद रखो तो आपका इंटरव्यू तैयार हो गया। इतना आपको करना है। 3 सेक्टर हैं, थोड़ा मेहनत है, अगर कर लोगे, कोई धांधली नहीं है, कोई लेट लतीफ़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। ए ग्रुप की नौकरी है, पूरे गाँव में, गाँव क्या भैया एक ज़िले में आप ही आप दिखोगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, पढ़ लोगे, अच्छे से तैयारी कर लोगे, 1.5 साल का मान लेते हैं एवरेज, एक साल का सिलेबस है उसका। आप अगर 1 साल सही से दे देते हो, चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है। कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे? देखो क्या है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़्यादातर कोशिश करना उसी टीचर से आप पढ़ो जो यूपीएससी के लेवल का पढ़ाता हो। यदि आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, जब वो टीचर इस लेवल का पढ़ाएगा ना, तो आपको हर चीज़ में कहीं न कहीं से मेंस को जोड़ देगा, निबंध को जोड़ देगा, इंटरव्यू को जोड़ देगा, वो ये सब करता हुआ चलेगा। आपके दिमाग में बत्ती जलती रहेगी कि ये चीज़ तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये वाली चीज़ भी महत्वपूर्ण है। अगर हम मेंस में आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? निबंध लिखेंगे तो फॉर्मेट कैसे बनाएँगे? भाई एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं 10,000 लोग बैठते हैं मेंस में, और उसमें नौकरी मान लेते हैं हमारी है 1,000 मान लेते हैं, एवरेज ले लो। 10,000 लोग मेंस में बैठे, तो 10,000 निबंध लिखे जाएंगे ना, जो बैठेगा वो निबंध लिखेगा। 10,000 मेंस आंसर लिखे जाएंगे, ये भी कंफर्म है। और ये 10,000 लोग किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? 1,000 सीट के लिए लड़ रहे हैं। भाई कुछ तो ऐसा आप दे दो ना बोर्ड को, जो आपको 1,000 में से ले ले, कुछ तो ऐसा दे दो। और बेहतर दे दो तो आपको शुरुआत के 100 में से ले ले तो सीधे डीएम बना दे। कुछ तो बेहतर, यानी ये 10,000 जो हैं इनसे आपको कुछ न कुछ नई चीज़ लानी पड़ेगी, कुछ न कुछ बेहतर देना पड़ेगा। जब बेहतर दोगे तभी आप बेहतर बनोगे, कुछ अलग दोगे तभी आप बेहतर बनोगे। उसके लिए आपको उस लेवल की तैयारी भी करनी पड़ेगी, और बिना तैयारी तो यहाँ पर खैर संभव नहीं है। तैयारी के साथ साथ मतलब एक चीज़ मैं और बता दूँ, जितना मैं जानता हूँ, देखो मैं बहुत, मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ तो भाई उस हिसाब से यूपीएससी वगैरह के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जो करंट की चीज़ें हैं उसका आपको अपडेट होना चाहिए, आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए, आपकी सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपका एज वगैरह सब ठीक ठाक है। एज का फैक्टर कई लोगों के साथ हो जाता है भाई, कई लोगों के साथ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी नहीं होती हैं तो उनको मजबूरी में दूसरे काम करने पड़ते हैं। या और देखो इसमें पैसा तो भाई लगता है पढ़ाई में, ये कहना वैसा है, बहुत किस्मत वाले लोग हैं जो ऐसे जिनका हो जाता है। चलिए, अब इसमें सरकार और क्या कर रही है, थोड़ा बातचीत ज़रूरी थी आपसे। अब आगे हम फिर पढ़ते हैं। अब पूरी क्लास हम बातचीत नहीं करेंगे, ये वीडियो चाहे 45 मिनट का जाए, चाहे 1 घंटे का जाए, चाहे इससे ऊपर निकल जाए। तो कंपनियों को प्रोत्साहन, यानी जो कंपनियां नए रोजगार के अवसर जुटाएंगी उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यदि कोई कंपनी है जो कहती है कि भाई ठीक है हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी हैं, तो उसको भी सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। कार्यकाल कितना है? यह योजना उन नौकरियों पर लागू होगी जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित की जाएंगी। ये पॉइंट हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इसका टेन्योर यानी कार्यकाल पूछा जा सकता है कि किस समय के बीच में यह योजना लागू होगी। लाभार्थी अनुमान कितना रहेगा? तो इस योजना से लगभग 1.92 करोड़ नए कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। तो ये आपकी योजना पूरी होती है। ऐसे हम सारी योजना पढ़ लेंगे। अगली है हमारी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन योजना, पीएम सेतु भी इसको बोलते हैं। आपको कहीं कहीं इसका पीएम सेतु भी लिखा आ जाएगा, तो वहां समझ जाना यही इसी की बात चल रही है। सेतु का फुल फॉर्म क्या होने वाला है?
प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड IITI, जो IIT, माफ कीजिए, जो ITI के जो प्रशिक्षण होते हैं उनके लिए यह विशेष पहल है। देखो, यह योजना कौशल विकास से जुड़ी एक पहल है जिसकी घोषणा हाल ही में 2025 में की गई है। पीएम सेतु का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। अब हम थोड़ा इन पर ध्यान देते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं। शुभारंभ कब होता है? शुभारंभ अक्टूबर 2025 की शुरुआत में प्रधानमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई, यानी बिल्कुल लेटेस्ट है। शुरुआतकर्ता कौन है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या है? युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से सशक्त बनाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। निवेश कितना है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके लिए 60,000 करोड़ का निवेश निर्धारित किया गया है। एक चीज और आप ध्यान रखना, योजनाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी केंद्र द्वारा चलाई जाती है, कौन सी राज्य द्वारा चलाई जाती है, और कौन सी योजना ऐसी है जो दोनों के सहयोग से चलाई जाती है। इस पर भी कई बार प्रश्न बन जाता है। फिर ITI उन्नयन, इस परियोजना के, ये इसी के अंतर्गत योजना है, उन्नयन वाली, अपग्रेड करते हैं जिसको मान लो। तो इस परियोजना के तहत देश भर के 1000 सरकारी ITIs जो हैं, यानी प्रशिक्षण संस्थान है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिसको आप बोलते हो, का उन्नयन किया जाएगा। वो इसी योजना में शामिल है। मॉडल क्या है? इसे हब एंड स्पोक मॉडल पर लागू किया जाएगा जिसमें 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI शामिल होंगे। ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसी में बिंदु क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है? उद्योग प्रबंधन। यह क्या है? इस मॉडल को उद्योग भागीदार द्वारा प्रबंधित किया गया जाएगा ताकि कौशल को बाजार की मांग के अनुरूप बनाया जा सके। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर निबंध आपसे पूछा जा सकता है। कौशल को बाजार की मांग के अनुरूप। अब देखो, मान लेते हैं, इस चीज को मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि यह होता क्या है, यह आपके निबंध में काम आ जाएगा। होता क्या है, जैसे अभी बहुत ज्यादा मोबाइल खरीदे जा रहे हैं, मोबाइल खरीदे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। मैं उदाहरण समझा रहा हूँ, खरीदे और बेचे जा रहे हैं। तो हमें ऐसे लोग चाहिए ना जो मोबाइल बना सकें, जो मोबाइल सही कर सकें, जो मोबाइल के कवर बना सकें, जो मोबाइल के चार्जर बना सकें, जो मोबाइल के ऐसी चीज़ें उपलब्ध करा सकें अंदर के, मान लो सॉफ्टवेयर वगैरह उसके सही कर सकें। ऐसे लोग भी चाहिए रहेंगे जो मोबाइल को हर तरीके से खोलकर फिर से सही कर सकें। ऐसे लोग चाहिए होंगे जो नया मोबाइल बना सकें। यानी कुल मिला के हमें ऐसे लोग चाहिए होंगे जो मोबाइल के क्षेत्र में थोड़े परफेक्ट हों, क्योंकि हमारी बाजार की मांग यही तो है। भाई, अगर आप मान लो एक फ़ोन खरीद के लाते हो, खराब हो जाता है, तो सबसे पहले क्या करते हो? आप कोई दुकानदार को ढूंढते हो। दुकानदार यानी एक स्किल्ड व्यक्ति होना चाहिए जो उस चीज़ में परफेक्ट हो, यानी मांग के अनुरूप हमें यहाँ पर होना चाहिए। तो अब जैसी बाजार की मांग होगी वैसे यहाँ पर लोग, बच्चे जो हैं, तैयार किए जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इस शब्द का यही मतलब था। फिर आधुनिक सुविधाएं देखते हैं। इन केंद्रों में उन्नत बुनियादी ढांचा, आधुनिक ट्रेड व्यापार और डिजिटल लर्निंग सिस्टम और इंक्यूबेशन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। थोड़ा और इसमें देखते हैं, 2 पॉइंट और हैं। इस परियोजना को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से वैश्विक सह वित्त पोषण का समर्थन प्राप्त हुआ, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया। ये कई बार पूछा जाता है कि कौन सी योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है। किसके किसके हो गए? विश्व बैंक और ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। नोडल मंत्रालय कौन इसका रहने वाला है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा यह कार्यान्वित है। अब एक बात ये बताओ, इसमें मान लो हमने 10 पॉइंट पढ़े, क्या 10 में से कोई पॉइंट ऐसा है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो, या जो परीक्षा में न पूछा जाए? आप खुद समझो। यानी मैं सिर्फ आपको यहाँ पर वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप क्लास को पूरा देखते जाइएगा। अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। यदि पसंद आया है तो आप क्लास को लाइक करिएगा, और पूरी क्लास आपको देखनी है। अगली योजना देखते हैं।
भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना क्या है भाई? यह योजना 2025 के केंद्रीय बजट में शिक्षा को मातृभाषा से जोड़ने की दिशा में प्रमुख घोषणा थी। अब हम इस योजना के बारे में गहराई से देखते हैं, जैसे हम सबको पढ़ते आ रहे हैं। शुभारंभ कब होता है? फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट जो आया था उसमें इसकी बात की गई थी, वहां इसका जिक्र किया गया है। शुरुआत करता कौन है? वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी हैं। बजट भाषण में ही यह प्रस्तावित कर दी गई थी। उद्देश्य इस योजना का क्या है? हमारे लिए उद्देश्य इनका महत्वपूर्ण है। छात्रों को भारतीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री और किताबें उपलब्ध कराकर शिक्षा को सुलभ बनाना। लाभार्थी कौन होने वाले हैं? स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों के छात्र। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिला है भाई। इस योजना में कौन लाभार्थी? स्कूली शिक्षा मतलब जो 10th 12th के स्टूडेंट हैं, और इसके अलावा जो है जो ग्रेजुएशन लेवल या पीजी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए, यानी सब विद्यार्थी जो हैं इसके लिए लाभार्थी होने वाले हैं। इसका लाभ क्या होगा भाई? डिजिटल रूप से भारतीय भाषाओं की पुस्तकों पर केंद्रित है। देखो बहुत सारी हमारी किताबें हैं पुरानी हो गई हैं, बहुत सारे हमारे वेद ग्रंथ हैं जो पुराने हो गए हैं, उनको सरकार चाहती है कि वो अपडेट करे और उनको डिजिटल फॉर्म में धीरे धीरे करे, जिससे कि जब आप पढ़ने जाओ या जब आप पढ़ रहे हो तो एक आपको डिजिटल लाइब्रेरी मिल जाए और उस लाइब्रेरी से आप जो चाहो सर्च कर सको अपनी भाषा में। अपनी भाषा मतलब 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में बताई गई हैं। अभी तो कुल मिला के हिंदी में ट्रांसलेट होगा और उसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसी भाषाओं में उसका ट्रांसलेट किया जाएगा। फिर शिक्षा नीति से जुड़ाव क्या है? यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 के उस उद्देश्य को आगे बढ़ाती है जिसमें मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। फिर डिजिटल लाइब्रेरी एक कॉन्सेप्ट यहीं से आता है जो अभी हमने आपको बताया। वह क्या है? इस योजना के तहत भारतीय भाषाओं की एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की परिकल्पना है। जैसे लाइब्रेरी में क्या होगा? लाइब्रेरी में वो सारी किताबें होनी चाहिए जो आपकी भाषाओं में। अभी एक चीज़ समझो, मान लो आपको मेडिकल पढ़ना है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को मेडिकल पढ़ना है, तो हमें क्या पता है भाई मेडिकल की पढ़ाई पूरी इंग्लिश में है, जो हमने सुना है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है पूरी इंग्लिश में है। इसके अलावा जैसे बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ जो हैं वो सब इंग्लिश में हैं। अब एक मध्यम वर्गीय बच्चा है जो कि विदेश नहीं जा सकता पढ़ने, तो विदेश नहीं जा सकता लेकिन आपको ज्ञान का तो अधिकार है। तो हमारे पास जब हमारी एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी तो हम उससे अपनी भाषा में कोई भी किताब वहाँ से देख सकते हैं, अपनी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। भाई हम अंग्रेजी के सहारे क्यों दौड़ें? क्यों हम एक ऐसी रेस में लगे रहें जिसमें हमें अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है? आप जिस दिन डीएम बन जाओगे, आप इंटरव्यू भले ही इंग्लिश में देना, हिंदी में देना, मेंस इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखना, काम कहाँ करोगे? काम तो अपने सबके बीच में करोगे। अपने सबके बीच में जब काम करने आप आओगे तो फिर कैसे काम करोगे भाई? जो वहाँ लोकल भाषा बोली जा रही होगी उसको समझना पड़ेगा। आप अपने ऑफिस की भाषा अलग रखोगे, अपने स्टाफ की भाषा अलग रखोगे, अपने कार्यस्थल की भाषा अलग रखोगे, तभी आप जनता से जुड़ पाओगे। जो आपका पेपर 4 है, आप जो पढ़ते हो इथिक्स, वो यही बताता है। तो विषयों की उपलब्धता क्या है? योजना के तहत विज्ञान, कला, वाणिज्य और अन्य उच्च शिक्षा विषयों की किताबें जो हैं इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। ज्ञान के बारे में अगर देखते हैं, इसका उद्देश्य छात्रों को अपनी भाषा में विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है, जिससे सीखने की प्रक्रिया आसान हो सके। अब जैसे मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, जैसे जो हम पढ़ा रहे हैं हिंदी में पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं हिंदी में समझा रहे हैं। नोडल मंत्रालय और देख लेते हैं, शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्यान्वित है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब हिंदी हम बोले, हिंदी आप समझे, हम लोगों की भाषा मिल गई और हमने जो पढ़ाया आपने पढ़ लिया। अभी मान लो मैं तमिल बोलने लगूँ, मान लेता हूँ। अब तमिल तो सबको नहीं आती है, आती तो मुझे भी नहीं है, मैंने उदाहरण के लिए बता दिया। अब तमिल तो मित्र सबको नहीं आती है, तो क्या हम जो पढ़ा रहे हैं आप इसको पढ़ पाओगे? आप फिर कहाँ जाओगे? फिर आप अपनी भाषावली में ढूंढोगे कि हिंदी में कहीं मिल जाए। यानी आपको हम वहीं, जहाँ पर प्यास लगे वहीं पर हम आपको पानी का ग्लास उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। यही है डिजिटल लाइब्रेरी। अगली योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो किसानों के लिए है। यह योजना 2025 के बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए घोषित की गई एक नई पहल है। कब इसका शुभारंभ होता है? तो इसका शुभारंभ भी बजट में होता है, जो हमारा बजट आया था फरवरी 2025 में,
उसी में इसकी घोषणा कर दी जाती है। अब शुरुआत करता कौन है? केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से शुरू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को अपनाना और किसानों की आय में वृद्धि करना। ये पॉइंट आपके लिए कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है? जब आप भारत में कृषि सुधार इस पर निबंध लिखेंगे, वहाँ इसका प्रयोग करेंगे। जब आप मेंस में उत्तर लिखेंगे कि कृषि में कौन कौन सी सुधार किए जा सकते हैं और आधुनिक भारत की कृषि के बारे में बताइए, वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। और प्री में तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे। यह योजना आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित है। सिंचाई पर इसमें जोर दिया जाएगा। इस योजना में सिंचाई सुविधाओं में सुधार और कृषि जल प्रबंधन में विशेष ध्यान दिया जाएगा। भंडारण कैसा रहेगा? पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद भंडारण सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। ऋण सुविधा इसमें कैसी है? किसानों के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना भी इसका उद्देश्य रहने वाला है। और यह कहा जा सकता है कि 1.7 करोड़ किसान जो है इससे लाभान्वित होने वाले हैं। अब हम सतत कृषि यानी योजना में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके बाद इसका नोडल मंत्रालय क्या होता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है वह इसका नोडल मंत्रालय होने वाला है या होता है। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कई बार हमसे परीक्षा में मंत्रालय पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन। यह योजना मूल रूप से जो है 2020 में शुरू की गई थी, पुरानी योजना है, लेकिन 2025 के बजट में इसे पुनर्गठन और विस्तार की घोषणा की गई है, जिस वजह से चर्चा में है। और हम तो वही पढ़ाएंगे जो भैया बहुत चर्चा में है और जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब हम इसके कुछ खास बिंदु देख लेते हैं। पुनर्गठन कब हुआ? फरवरी 2025 के बजट में इसकी बात की गई कि इसमें भाई कुछ सुधार की आवश्यकता है। कौन शुरुआत करेगा इसकी? केंद्र सरकार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत इसकी शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडरों को संस्थागत ऋण प्रदान करके उन्हें साहूकारों के उच्च ब्याज वाले ऋण से मुक्ति दिलाना। जो स्ट्रीट वेंडर मतलब जो लोग भाई किनारे, सड़क के किनारे काम करते हैं, ठेला वाला लगाते हैं, तो इनको कई बार बैंकें कर नहीं देती हैं। भाई इनको भी तो आवश्यकता है। अब बैंक इनको पैसा नहीं देती क्योंकि इनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इनके पास कुछ ऐसा सोर्स नहीं है जिसके माध्यम पर बैंक इन्हें कर्जा दे दे। तो ये क्या करते हैं? ये जाते हैं किसी साहूकार के पास पैसा लेने। साहूकार क्या करता है? इनका शोषण करता है, इनको मानसिक, पारिवारिक हर तरीके से वो इनको परेशान करता है। अब मान लो इन्होंने 10 रुपया लिया और चुकाते चुकाते बेचारे 22 रुपये तक पहुंच जाते हैं, चुकाते चुकाते इतना ज़्यादा कई बार इनको उस पर कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ता है। तो सरकार क्या चाहती है कि इनको बीच से हटा दो, इनको बीच से हटा दो। आप बैंक से लोन लोन लो और आपको आसानी से संस्थागत लोन जो है दिया जाएगा। तो इस योजना में ये चीज़ बताई गई है। तो पुनर्गठन के तहत क्या है? बैंकों से बड़े बढ़े हुए ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। अब इसमें सुविधा क्या क्या होगी? इसमें आपको एक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जो यूपीआई से लिंक होगा। जैसे आपका डेबिट कार्ड लिंक होता है, ऐसे क्रेडिट कार्ड आपका यूपीआई से जुड़ा होगा, जिसकी 30,000 रुपये की सीमा रहने वाली है। और ये सीमा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। 2 पॉइंट बनेंगे, एक तो पूछ लेगा यहाँ डेबिट कार्ड कंफ्यूज करने के लिए, और यहाँ आपसे लिमिट पूछ सकता है। पहले क्या था? पहले इसमें 10,000 और फिर 20,000 तक का ऋण दिया जाता था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा? भाई स्ट्रीट वेंडरों को क्षमता निर्माण समर्थन भी प्रदान किया जाएगा। भाई जैसे आपकी जैसी इच्छा है आप प्लान अपनी बताइए सरकार को और उनका लाभ मिलेगा। फिर शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र के जो सड़क विक्रेता हैं उनको इसमें लाभान्वित किया जा रहा है। अब इसमें देखो डिजिटल लेन देन को तो प्रभावित भाई करेगा ही। अब यूपीआई से लिंक है, आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। लाभार्थी संख्या यानी पुनर्गठन से पहले ही इस योजना ने लगभग 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया है, और अब इसका थोड़ा आसान हो गया है प्रक्रिया, तो और ज़्यादा इसमें वेंडर बढ़ेंगे और उनको लाभ मिलने वाला है।
अगला हमारे लिए है गिग वर्कर्स से संबंधित इकोनॉमिक्स की योजना, मान लो गिग वर्कर उसी में आता है। बहुत महत्वपूर्ण आजकल फैक्ट वर्ड है ये, पूरा पूरा ये वर्ड ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। गिग वर्कर्स अभी समझाएंगे क्या होता है। प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, जो इधर उधर काम करते हैं प्लेटफॉर्म, यानी जो असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं, भाई ये भी तो बीमार होंगे, इन्हें भी तो चोट लगती होगी, इनका भी तो पैसा मारा जाता होगा, इनको भी तो कोई सुरक्षा चाहिए रहेगी ना। अगर ये मान लो असंगठित, असंगठित मतलब जो एक जगह निर्धारित काम नहीं करते हैं, तो सरकार ने इनके लिए एक योजना लाई। क्या योजना है? सामाजिक सुरक्षा योजना। भाई पहल कब होती है? बजट में इसकी हो जाती है, जिसका उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले असंगठित श्रमिकों को लाभ देना। यानी जो लोग काम करते हैं, जो किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, जैसे ऑनलाइन कर रहे हैं या अपने तरीके से कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनको सबको इसमें जोड़ना। तो फरवरी 2025 में बजट में इसकी घोषणा होती है। केंद्र सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से यह योजना शुरू की जाती है। आपसे प्रश्न में केवल केंद्र सरकार पूछ लेगा तो भी गलत हो जाएगा, और श्रम से पूछ लेगा तो भी गलत हो जाएगा, दोनों होने चाहिए। उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करना, मतलब सोशल सिक्योरिटी नेट प्रदान करना। ठीक है, गिग वर्कर आप समझ गए, आपसे पूछा जाएगा उसमें निबंध में भी। इन श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा के बारे में अगर हम देखते हैं, तो प्रधानमंत्री गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी। कवरेज क्या है? अनुमान है कि यह पहल लगभग 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स को सहायता प्रदान करने वाली है। बीमा लाभ कैसा है? तो पंजीकरण के आधार पर उन्हें अन्य दुर्घटना और जीवन बीमा योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। लक्षित कौन कौन से लोग हैं? भाई वे कर्मचारी जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध के बाहर अल्पकालिक अनुबंधों पर काम करते हैं, जैसे डिलीवरी पार्टनर, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर। अब भाई जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है, ओला उबर जो चला रहा है, तो है तो वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहा ना। मान लो कोई व्यक्ति उबर में काम कर रहा है, तो उबर का ड्राइवर है तो उबर से जुड़ा हुआ, लेकिन इसको उबर कोई सिक्योरिटी नहीं देती, भाई आप कमाओ हमें कमीशन दो। तो उसके लिए यह योजना बना दी गई। उन्हें अटल पेंशन योजना जैसी योजनाओं से जोड़ने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। नोडल एजेंसी कौन सी रहने वाली है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है, यह इसकी नोडल एजेंसी रहने वाली है। अगली योजना है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो यह योजना फरवरी 2024 में शुरू की गई, लेकिन अब 2025 में इसका क्रियान्वयन और सब्सिडी का वितरण प्रमुखता से जारी हुआ है। शुभारंभ कब होता है? 13 फरवरी 2025। पीसीएस वालों, एसएससी वालों, सब लोग देख लो, डेट ये पूछी जाएगी। शुरुआतकर्ता कौन है? बस वही हैं, उनके अलावा कौन शुरुआत का, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उद्देश्य क्या रहने वाला है? देश के 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए रूफटॉप सोलर पैनल लगाना। सब्सिडी कितनी है? घरों को सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। भारी मतलब लगभग 60% तक सब्सिडी इसमें दी जाती है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली जो है फ्री दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें क्या है 3 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए 78,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। और आपको निबंध जब पूछा जाएगा, भारत की सौर ऊर्जा पर निबंध लिखो, वहाँ लिखोगे। भारत जब वैसे पूछा जाएगा प्रश्न कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत किस प्रकार में कदम बढ़ा रहा है, वहाँ इसका प्रयोग करोगे। तो ऋण सुविधा कितनी है? बैंक ब्याज दरों पर लगभग 60% तक इसमें ऋण दिया जाता है। इसमें प्रतिशत ही आपसे पूछा जाएगा। लाभार्थी कौन होने वाले हैं? ऐसे परिवार जो अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पन्न करना चाहते हैं और बिजली बिल कम करना चाहते हैं। सरकार क्या कहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा पर निर्भर हो जाओ। सौर ऊर्जा में प्रथम कौन सा राज्य है? राजस्थान। सरकार कहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा पर निर्भर हो जाओ।
जब आप सौर ऊर्जा पर निर्भर हो जाओगे तो आपके लिए अच्छा क्या रहेगा कि आपका बिजली बिल कम आएगा। अब इसमें दो फायदे हैं, जो बिजली बचेगी वो सरकार के काम आ जाएगी। दूसरी चीज़ है आपको कम पैसे में यानी बेहतर सुविधा भी मिल रही है, क्योंकि भाई सूरज तो फ्री ही है, ईश्वर ने जो दिया है सब फ्री है। बस हम ही हैं इतने नालायक कि ईश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या है, लाभार्थी राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब इसकी नोडल मंत्रालय इसका कौन होने वाला है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय होने वाला है। अगली योजना है लखपति दीदी विस्तार योजना। लखपति दीदी, सब लखपति हैं। यह योजना भी मूल रूप से पुरानी है, लेकिन 2025 के बजट में इसके लक्ष्य को बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो यह महिला केंद्रित योजना है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। निबंध में जब पूछा जाएगा महिला सशक्तिकरण पर, तो आप इसको जरा चिपका दीजिएगा, इस निबंध को आप लिख दीजिए। निबंध में ये चीज़ आप पॉइंट जरूर डालिएगा, आपका निबंध प्रभावी बनता जाएगा। तो फरवरी में जो बजट आता है हमारा 25 में, उसमें इसके लक्ष्य पर फिर से बात की जाती है। क्या बात की जाती है वो हम समझते हैं। शुरुआतकर्ता कौन है, केंद्र सरकार है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत इसकी शुरुआत की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी यानी सालाना 1 लाख से अधिक कमाने वाली बनाना, देना नहीं, कमाने वाली बनाना। इसमें क्या है, 2025 के बजट में लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने की घोषणा कर दी गई है। प्रशिक्षण कैसे होगा, महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनाने, ड्रोन चलाने और मरम्मत जैसे कौशल तकनीक की प्रशिक्षण इसमें प्रदान किए जाएंगे। यानी उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो अच्छे से कमाएं और उनको लखपति बने। यही तो सरकार का है। महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि कार्यों के लिए किसान ड्रोन के उपयोग में प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देना। अभी क्या हो रहा है कि खाद वगैरह की खेत डलाई के लिए ड्रोन का प्रयोग होने लगा है। अब गांव में जब ड्रोन का प्रयोग होगा तो उसको प्रशिक्षित चलाने वाले चाहिए रहेंगे। प्रशिक्षित जो चलाएंगे वो उसका पैसा अपना फीस चार्ज करेंगे। जब फीस चार्ज करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा और लखपति बनेंगे। ये सरकार की योजना है। फिर आर्थिक गतिविधि, महिलाओं को छोटे व्यवसाय, कृषि आधारित उद्यमों और अन्य आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। ये जैसे स्वयं सहायता समूहों को ऋण और पूंजी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता भी इसमें प्रदान की जाएगी। सशक्तिकरण के मामले में यदि हम बात करते हैं तो ग्रामीण महिलाओं के बीच वित्तीय स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देने की बात इसमें की गई है, जिसका नोडल मंत्रालय क्या रखा गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। अगली योजना क्या है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एनक्यूएम। महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत इस बार पूछे जाने के चांस हैं। तो यह वैज्ञानिक और तकनीकी मिशन है जो 2025 में अपने कार्यान्वयन के प्रथम चरण में है। शुभारंभ कब होता है, अप्रैल 2023 में, लेकिन 2025 में इसका कार्यान्वयन एक सही तरीके से प्रारंभ हो पाता है। शुरुआतकर्ता इसके कौन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों के विकास में एक प्रमुख राष्ट्र बनाना। मिशन अवधि क्या है, यह मिशन जो है 2023-24 से 2030-31 तक 8 वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया गया है। कितना है, 23-24 से 30-31, 8 वर्षों के लिए है और यह बिंदु महत्वपूर्ण है। मिशन के लिए 6003 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। विकास क्षेत्र क्या रहने वाला है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम सामग्री पर आधारित है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा और खोज हो और कुछ नई चीज़ें आए, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। तकनीकी क्षेत्र में क्या है लक्ष्य हमारा, 50 से 100 क्यूबिक के इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर का विकास करना इसका लक्ष्य रखा गया है। देश भर में 4 थीमेटिक हब की स्थापना करना जो विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये टी हब किससे संबंधित हो जाएगा, क्वांटम मिशन से संबंधित हो जाएगा। जैसे पूछ लेते हैं ना, हाल ही में आया शब्द टी हब किससे संबंधित है।
लाभ किसको किसको होने वाला है? बैंकिंग है, स्वास्थ्य से शिक्षा, इन सबको लाभ मिलने वाला है, जिसकी नोडल एजेंसी क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मिशन इसका समन्वय करेगा। अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, NGHM, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यह योजना भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए शुरू की गई है, जो 2025 में लागू हो रही है, मतलब अब तो लागू हो चुकी है। शुभारंभ होता है जनवरी 2023 में, लेकिन 2025 में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इस बार आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है। शुरुआतकर्ता कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी यानी अनुमोदित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत इसकी शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात में वैश्विक केंद्र बनाना, यानी हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक मजबूत क्षमता उत्पन्न करना। लक्ष्य क्या रहने वाला है? 2030 तक है। देश में प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना इसका लक्ष्य रहने वाला है। महत्वपूर्ण आपके लिए है क्योंकि हाइड्रोजन की बात है। निवेश कितना क्या है? 8 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को आकर्षित करने और 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। फिर जीवाश्म ईंधन कटौती यानी 2030 तक 1 लाख करोड़ से अधिक के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाना इसका उद्देश्य रखा गया है। प्रतिवर्ष लगभग 50 MMT ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में इसका योगदान होना है। फिर वित्तीय प्रोत्साहन इसका क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइटर के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप कार्यक्रम शामिल है, जिसको साइट बोलते हैं। पायलट परियोजनाएं क्या हैं? परिवहन है, शिपिंग है, औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसकी नोडल एजेंसी क्या है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। क्वांटम मिशन पढ़ा चुके हैं, शायद रिपीट हो गया है। हाँ, अगली योजना है हमारी गति शक्ति। गति शक्ति यानी राष्ट्रीय मास्टर प्लान। यह योजना 2021 में शुरू की गई थी, लेकिन 2025 में क्रियान्वयन बुनियादी ढांचे के विकास के रूप में केंद्रीय भूमिका इसकी निभा रहा है। शुभारंभ कब होता है? 2021 में। शुरुआतकर्ता कौन है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इसका उद्देश्य है 16 मंत्रालयों को एक साथ लाकर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में गति और तालमेल लाना। यह एक डिजिटल मंच है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो योजना डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण प्रदान करता है। लागत क्या है? इसका उद्देश्य है कि इसका लक्ष्य है देश में लॉजिस्टिक लागत जो है उसको कम करना। इसमें सड़क, रेलवे, पोर्ट, हवाई अड्डे, मास ट्रांसपोर्ट और जल मार्ग आधारित 7 प्रमुख इंजन शामिल हैं। परियोजना की निगरानी के लिए क्या किया गया? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और बहुस्थानिक मानचित्रण का उपयोग किया जा रहा है। फिर राज्यों की क्या भागीदारी इसमें रहने वाली है? यह योजना राज्यों की योजनाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत करने पर जोर देती है और 2025 में इसके तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया जा रहा है, जिसका नोडल मंत्रालय क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यह इसका रहने वाला है और यह महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगली योजना है PM ई बस योजना, ई बस सेवा। यह योजना देश में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 2023 में शुरू की गई, जो 25 में लागू हुई है सही से। तो शुभारंभ कब होता है? 2023 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित योजना है। देश के शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करके सार्वजनिक प्रदूषण परिवहन को बढ़ावा देना। इसमें क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति है, एक कार से जा रहा है, फिर एक और व्यक्ति है, वह भी एक कार से जा रहा है, एक व्यक्ति है, वह मान लो मोटरसाइकिल से जा रहा है। अब सरकार क्या कह रही है कि हम एक ऐसी बस लाएंगे, इलेक्ट्रिक बस, जो सारी सुविधाओं से लैस होगी और इन तीनों व्यक्तियों को इसमें बैठा देंगे। जब ये तीनों व्यक्ति इस बस में बैठ जाएंगे तो सब अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे।
इनका 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 प्रदूषण जो है वो नहीं होगा, केवल इस बस के माध्यम से पहुंचना होगा। इन तीनों को अलग अलग जो पेट्रोल चाहिए होगा उसका खर्चा बचेगा। यानी इस तरीके से सरकार चाहती है कि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलता रहे। लक्ष्य क्या है? 169 शहरों को कवर करना इसका लक्ष्य रखा गया है। 169 याद रखिएगा, लक्ष्य है इसका। बसों की संख्या क्या है? योजना के तहत लगभग 10,000 ई बसों की तैनाती को मंजूरी दी गई है। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लागू की जा रही है। अच्छी योजना है। अगर सार्वजनिक सब इस्तेमाल होने लगेगा तो काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण भी सही होगा। इसमें ई बसों के लिए डिपो, बुनियादी ढांचे के विकास और चार्जिंग सुविधाओं का निर्माण शामिल है। भाई इसके लिए तो आपको पोर्ट तो लाना पड़ेगा ना, चार्जिंग पोर्ट। बिना चार्जिंग पोर्ट तो आप ये योजना शुरू नहीं कर सकते हैं। यह योजना परिवर्तन से निपटने के लिए शहरी वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार प्रतिबद्ध संचालन के लिए सब्सिडी प्रदान करने वाली है और इसकी जो नोडल एजेंसी है, नोडल मंत्रालय है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है इसके नोडल में है। एक योजना अगली है पोषण 2.0। महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। शुरुआत होती है 2021 में, लेकिन 2025 से व्यवस्थित तरीके से शुरू किया जाता है। शुरुआतकर्ता कौन है? केंद्र सरकार है। महिला एवं विकास मंत्रालय के तहत यह योजना शुरू की गई है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करने और स्वास्थ्य कल्याण और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला है। घटक क्या होंगे इसके? यह समेकित बाल विकास और पोषण अभियान को एकत्रित करता है। किसके लिए है भाई? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब इसमें मान लो बुजुर्ग महिला जोड़ दे विकल्प में तो हमारा ये गलत हो जाएगा। इसीलिए यह हमारे लिए योजना महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य से संबंधित है तो हमें और ज़्यादा ध्यान रखना है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से अनुपूरक पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का इसमें वितरण होना है। तकनीक का उपयोग यानी पोषण ट्रैकर जैसी तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके सेवाओं की निगरानी और वितरण में सुधार किया जाना है। पारंपरिक खाद्य क्या है? यह योजना पोषण में सुधार के लिए पारंपरिक और स्थानीय खाद्य पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। फिर स्वास्थ्य जांच मतलब क्या है? गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान, रेफरल और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना इसकी स्वास्थ्य जांच है। नोडल मंत्रालय क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका जो है नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। एक और हमारे लिए महत्वपूर्ण है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे ये पूछा जरूर जाएगा। शुभारंभ 23 में होता है, लेकिन 25 में जो है बेहतर तरीके से काम करना शुरू करता है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया जाता है। उद्देश्य क्या है? भारत से सिकल सेल एनीमिया नामक वंशानुगत रक्त विकार को 2047 तक पूरी तरह समाप्त करना। लक्ष्य क्या है? 2047, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण योजना हो जाती है। क्षेत्र क्या है इसके? यह मिशन मुख्य रूप से देश के आदिवासी क्षेत्रों में केंद्रित है जो इस रोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 40 वर्ष की आयु तक के लगभग 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच इसका लक्ष्य रखा गया है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा हम कुछ इसमें पढ़ा ही नहीं रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। फिर डिजिटल रजिस्ट्री मतलब क्या है? सभी प्रभावित व्यक्तियों और वाहकों की डिजिटल रजिस्ट्री बनाना इसमें काम होने वाला है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय आदिवासी संगठन मिलकर इस पे काम करेंगे। 2047 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। नोडल मंत्रालय कौन है इसका? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय रहने वाला है। फिर अगली योजना आती है हमारी अग्निपथ योजना। यह योजना भारतीय सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए एक प्रमुख नीतिगत बदलाव है जो 2025 में सक्रिय है। योजना प्रारंभ होती है 2022 में। केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह योजना 2022 में प्रारंभ कर दी जाती है। इसका उद्देश्य होता है भारतीय सशस्त्र बलों जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की भर्ती के लिए एक परिवर्तनकारी योजना बनाना इसका उद्देश्य होने वाला है। भर्ती का नाम जो है उसको ही अग्निवीर नाम दिया गया है। अग्निवीरों की सेवा अवधि
4 साल है, अभी बढ़ा के वो 7 साल कर दी गई है। यदि और कोई संशोधन हो तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। स्थानीय नामांकन क्या है? स्थायी नामांकन जैसे 4 साल के बाद अधिकतम 25% अग्निवीरों को योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर सशक्त बलों में स्थायी नामांकन का अवसर दिया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। 4 साल बाद बाहर निकलने वाले अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज दिया जाता है, जो लगभग 11 लाख के आसपास का होता है। देखो अभी 4 साल ही पढ़ेंगे क्योंकि 7 वाला अभी लागू नहीं हुआ है, जब से लागू होगा तब पढ़ेंगे। लाभार्थी कौन होने वाले हैं? 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के बीच के जो युवा हैं, उनके लिए अस्थायी छूट, आयु सीमा में छूट भी दी गई है, तो वो इसके लाभार्थी होने वाले हैं। प्रमाण पत्र मिलता है सेवा के दौरान अर्जित कौशल और अनुभव के लिए, और रक्षा मंत्रालय जो है इसके लिए नोडल एजेंसी यानी नोडल मंत्रालय का काम करता है। डायरेक्ट ये लोग केंद्र सरकार के तहत जो है काम करते हैं। अगला है स्टैंड अप इंडिया योजना। यह योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2016 में शुरू की गई है, और इसमें 25 में क्या किया गया, विस्तार और महिला उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? महिलाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के उद्यमियों को विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। वित्तीय सहायता मतलब ग्रीनफील्ड उद्यम यानी पहली बार स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का ऋण प्रदान करना, ये सहायता मिलेगी। यह टर्म लोन और कार्यशील पूंजी दोनों के लिए दिया जाता है। टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए यह दिया जाएगा। यह बिंदु भी हमसे पूछा जा सकता है। ये बिंदु हमसे कैसे पूछा जाएगा? जो कथन और वैसे नहीं होते हैं, उन सवालों में पूछा जाएगा। लाभार्थी कौन? प्रत्येक बैंक शाखा को कम से कम एक SC/ST उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ऋण देना आवश्यक होने वाला है। ये कंडीशन आप जरूर पढ़िएगा, ये कंडीशन महत्वपूर्ण है। 25 के बजट में पहली बार उद्यमी बनने वाली 5 लाख महिलाओं SC और ST के लिए नई योजना के माध्यम से इसे और क्या कर दिया गया है, मजबूत करने का प्रस्ताव रखा गया है। अब देखो समर्थन किसका है? ऋण के अलावा यह योजना ऋण के लिए तैयारी और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कवर के माध्यम से समग्र समर्थन प्रदान करती है। कवरेज कितना रहने वाला है? यह योजना गैर व्यक्तिगत उद्यमों को भी कवर करती है जहां 51% शेयरधारता SC/ST या महिला उद्यमियों के पास हो। नोडल एजेंसी कौन सी रहने वाली है? वित्तीय सेवा विभाग DFS यानी वित्त मंत्रालय भी इसका नोडल एजेंसी के रूप में काम करने वाला है। अग्निपथ योजना तो हमने पढ़ ली। ये योजना 2 बार कैसे हो गई? ये योजना भी हमने पढ़ ली। कुछ योजनाएं हैं जो इसमें 2 बार हो गई हैं, वह बाकी हमने आपको इसमें पढ़ाया है। तो यदि क्लास आपने पूरा देखा है तो उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। अब आप निबंध के लिए और मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। निबंध में मैं आपको एक एक चीज़ आपको बहुत विस्तृत समझाता हूँ, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है। चैनल पर आप जुड़िएगा, आप क्लास वगैरह देखिएगा जो पहले की हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करिएगा, पसंद आया है तो लाइक कर लेना, एक शेयर कर देना और लोगों को। ये क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं अगली क्लास में। आशा है आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। यदि हमारे पढ़ाने में कोई कमी रह गई है या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। बाकी प्रयास है कि जितना पढ़ाया है उतनी आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। वन रिपोर्ट हमने वो भी डाल दी है, उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट वो भी डाल दी है, आप ये भी देख सकते हैं। ये क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।